अगर आप ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई, जो कि किसी भी उम्र के बच्चे के साथ या बड़े के साथ या बूढ़े के साथ ये बीमारी हो सकती है। हालाँकि ये बीमारी ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों को होती थी, जो ज़्यादा एज के लोग होते थे उनको होती थी, लेकिन ये कुछ सालों से भारतवर्ष में काफ़ी कॉमन हो गई और इसके बारे में मैं आपको एक आम आदमी की जानकारी के लिए उसको ये इसके कारण क्या हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, सब बातों के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं एक इस वीडियो में जो भी बातें करूँगा एक कॉमन मैन जो जानकारी रखता है वही बताऊँगा। मैं कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये दवाई कारगर है या दूसरी दवाई कारगर है। जब कभी भी किसी बीमारी के कोई सिम्पटम्स नज़र आएँ तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा यही लोगों को बताता रहूँगा। मैं केवल आम आदमी की जानकारी के लिए बीमारियों के सिम्पटम्स और उसका इलाज कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बताता रहूँगा। दोस्तों, यह चैनल एक कॉमन मैन के लिए साधारण जानकारी के लिए बनाया गया है। अगर आपको अपना जीवन हेल्दी रखना है, तो नेचर के साथ, आयुर्वेदा के साथ और योगा के साथ कैसे आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, इस विषय में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कभी भी आपको वीडियो पसंद आए, तो उसको लाइक भी अवश्य करें। साथ ही किसी और नई जानकारी के लिए आप अपने कमेंट भी करें। दोस्तों, जो आज का विषय है वो ब्रेन स्ट्रोक है। उसके बारे में जानने के लिए मैं आपको एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन के तौर पर चर्चा करूँगा। तो ब्रेन स्ट्रोक, जैसे मैंने कहा, काफ़ी कॉमन है और जब कभी किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है तो उस सिचुएशन को कैसे डील करें, मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ह्यूमन ब्रेन में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, वेन्स होती हैं। उन वेन्स के थ्रू हार्ट से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होता है और ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी जाता है। ये हार्ट से जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है तो ये कुछ बड़ी वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और उसके बाद वो छोटी-छोटी वेन्स के थ्रू ब्रेन के डिफरेंट कॉर्नर में पहुंचती हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक सबसे पहले चर्चा का विषय है कि व्हाट इज ब्रेन स्ट्रोक। स्ट्रोक इज ए मेडिकल emergency which needs immediate medical to prevent death and disability. Major causes of stroke are hemorrhage and blood clot in the brain vessels. जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रेन वेसल्स होती हैं उसमें या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज, जैसे कि इस वीडियो में ये ब्रेन वेसल्स हैं। ये वेसल्स ब्रेन के अंदर, जैसे ये लेफ्ट और राइट ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। जिस पार्ट में भी कहीं पर भी किसी ब्लड वेसल्स में हेमरेज की स्थिति वो होती है कि जब कभी भी वो खून की मात्रा पतली हो जाती है तो वेन्स में खून का संचार ज़्यादा होने की वजह से वो फट जाती हैं और धीरे-धीरे खून का रिसाव वेसल्स से, उन कोशिकाओं से बाहर होना शुरू हो जाता है, जो कि ब्रेन के किसी भी हिस्से में जमा होना शुरू हो जाता है। तो उससे खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं और उन खून के थक्के बनने से ब्रेन की फंक्शनिंग कमज़ोर पड़ जाती है। साथ ही ब्रेन के उस वेसल के लीक होने से
उससे आगे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जिसके कारण ब्रेन काम करना बंद कर देता है और धीरे-धीरे जो ब्रेन की कोशिकाएँ होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं और कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे ही वो खत्म होते हैं, तो उससे शरीर के अंग पर असर पड़ता है और शरीर पैरालाइज़ हो जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेन इंसान के बॉडी को, बदन को कंट्रोल करता है। यदि ब्रेन की कोशिकाएँ खत्म हो जाती हैं, तो जिस भी हिस्से की कोशिकाएँ खत्म होती हैं, तो वो बॉडी के उस पार्ट को अफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। जो दूसरा कारण, मेजर कारण होता है, जो ये ब्रेन वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें कहीं क्लॉट आ जाता है और उस क्लॉट के आने से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है या कुछ समय के लिए रुक जाती है। जो ब्लड सप्लाई रुकने से ऑक्सीजन नहीं जाता और उसके साथ ही ब्रेन में उस हिस्से में ब्रेन की कोशिकाएँ, आपके मस्तिष्क की कोशिकाएँ खत्म होनी शुरू हो जाती हैं या कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं। यदि उनको समय पर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो फिर से जीवित हो सकती हैं, अन्यथा वो एक बारी डेथ डेड हो जाते हैं, एक बारी खत्म हो जाती हैं तो वो दोबारा जीवित नहीं हो सकती। फिर मनुष्य के ब्रेन में कोशिकाएँ बनती रहती हैं, तो दूसरी जो कोशिकाएँ हैं, वो उस डेड खत्म हुई कोशिका का काम चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंसान के बदन का पूरा कंट्रोल ब्रेन से ही होता है और जो कोशिकाएँ जीवित नहीं रहती हैं, तो उन कोशिकाओं की जगह दूसरी कोशिकाएँ काम करना शुरू करती हैं। अब हम ब्रेन स्ट्रोक के साइंस और सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सडन नमनेस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व, तो ये समझ लीजिएगा कि ये ब्रेन स्ट्रोक का अटैक है। या सडन विजन चेंजेस इन वन और बोथ साइड ऑफ द बॉडी, कभी-कभी नज़रों में अचानक ही जो है वो बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो दोनों आँखों में भी हो सकता है और एक में भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, कई बार खाना खाने में भी परेशानी शुरू हो जाती है। यदि आप खाने को चबाना की कोशिश कर रहे हैं और दाँतों से चबाया नहीं जा रहा, तो वो भी एक सिम्पटम है ब्रेन स्ट्रोक का। सडन सीवियर हेडेक, यदि आपके अचानक ही बहुत तेज़ी से सिर दर्द हो रहा है, अचानक हुआ है, तो ये भी एक ब्रेन स्ट्रोक का कारण होता है। डिज़ीनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस व्हाइल स्टैंडिंग और वॉकिंग, यदि आप नॉर्मल कहीं वॉक कर रहे हैं या खड़े हैं और अचानक ही आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आप नीचे गिर जाते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि ये ब्रेन स्ट्रोक का भी एक सिम्पटम है। सडन कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, अचानक ही कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है और बोलने में हकलाना शुरू कर देते हैं या शब्द आगे-पीछे बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे एपरेंट सिम्पटम्स हैं, जिनसे कि आप पता लगा सकते हैं कि ये अब इस व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया। ब्रेन स्ट्रोक जब कभी भी पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? You need to perform fast test to spot the sign of the stroke. आपको फास्ट टेस्ट क्या होता है? इसके जो चारों वर्ड हैं, जो चारों लेटर हैं इस वर्ड के, इन चारों लेटर का अलग-अलग मीनिंग है। F स्टैंड फॉर फेस, यदि आपके चेहरे में अचानक ही कोई बदलाव आ गया है, आस्क हिम और हर टू स्माइल, वो हँसने की कोशिश करें, तो उससे यदि चेहरा टेढ़ा होता है या मुँह टेढ़ा होता है या एक तरफ की गाल टेढ़ी नज़र आती है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये एक ब्रेन स्ट्रोक का अटैक है। अगर इस प्रकार के सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं कि इंसान का चेहरा टेढ़ा हो रहा है, उसके एक तरफ को गाल टेढ़ी हो रही है या होंठ उसके एक तरफ की मुड़ गए हैं, तो आपको ये दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू परफॉर्म ए टेस्ट। ए स्टैंड फॉर आर्म्स। उस व्यक्ति को बोलिएगा कि आप हाथ उठा करके देखें, उसका दाहिना हाथ उठाइए, उसका बायां हाथ उठाइए
और उसके बाद उसको कहिए कि अपने हाथ को नीचे करो। तो यदि वो हाथ उठा करके अचानक ही गिरता है उसका हाथ, तो समझ लीजिएगा कि इसको ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका है। वो उसके बाद ये एस टेस्ट आपको करना पड़ेगा। उस व्हाट टू डू में ही ये है कि उससे ये पूछना पड़ेगा, यू नीड टू परफॉर्म दिस स्पीच टेस्ट, मेक हिम or her to speak, to repeat a simple sentences. If he or she has trouble in repeating or slur the word or go for, यदि वो उनको पढ़ाते हैं और वो रिपीट करते हैं, रिपीट करने में उनको कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो आप उनको तुरंत अगला टेस्ट के लिए तैयार करिए और वो है टी टेस्ट। ये टाइम है, टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और उनको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए ताकि उनका समय पर इलाज हो सके। हॉस्पिटल में डॉक्टर जा कर के उनको तुरंत दवाई देंगे और उससे उनको जो स्ट्रोक पड़ा है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसमें टाइम फैक्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। The more time you take to rush the patient to hospital, the more damage is caused to the patient. क्योंकि मैंने अभी पहले बताया है कि जब कभी भी ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है तो उसका ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से वो ब्रेन सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। When deprived of oxygen, brain cells begin dying within minutes. There are clot busting drugs that can cause brain damage, but they need to be used within 3 hours, up to 4.5 hours in some people of the initial stroke symptoms. यदि ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के 3 घंटे के अंदर अंदर ये दवाइयाँ दी जाती हैं, तो काफ़ी हद तक जो डैमेज होता है वो रिकवर हो जाता है। Once the brain tissue has died, the body part control by that area won't work properly. यदि एक जगह से अचानक ही ब्लड सप्लाई खत्म हो गई और ब्रेन में ऑक्सीजन खत्म हो गई जानी, तो वहाँ के टिश्यूज खत्म हो जाएंगे और उसके बाद वो बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी, जो ब्रेन का वो पार्ट जिस पार्ट को बॉडी के कंट्रोल करता है। दिस इज वाई स्ट्रोक इज द टॉप कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का 90% जो कॉज है वो ब्रेन स्ट्रोक होता है। हाउ टू फाइंड टाइप ऑफ द स्ट्रोक, कैसे आप ब्रेन स्ट्रोक का पता लगा सकते हैं? क्या सीटी स्कैन से लगाया जा सकता है, एमआरआई से लगाया जा सकता है? एमआरआई से और सीटी स्कैन से आदमी के ब्रेन में यदि हैमरेज हुआ है तो ब्रेन में ब्लड क्लॉट होंगे जो कि नज़र आ जाएंगे। अक्सर जो सीटी स्कैन यदि 12 से 14 घंटे के बीच में किया जाता है तो ब्लड के क्लॉट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अगर ब्रेन हैमरेज ना हो करके ब्रेन में क्लॉटिंग से जो स्ट्रोक पड़ा है तो वो क्लॉट्स यदि बड़े और अभी भी वो क्लॉट्स ब्रेन में हैं तो वो नज़र आ जाएंगे और कई बार तो क्लॉट बनता है, वो थोड़ी देर बाद बस्ट हो जाते हैं, तो वो क्लॉट नज़र नहीं आते हैं। लेकिन एमआरआई के टेस्ट करने के बाद ब्रेन में जो टिश्यूज कितने डैमेज हुए हैं वो एमआरआई टेस्ट में पूरी तरह से आ जाते हैं और डॉक्टर अच्छी तरह से ये पता लगा देता है ये स्ट्रोक हेमरेज से हुआ है या ब्लड क्लॉटिंग से हुआ है। अब इन्हीं कारणों के हिसाब से स्ट्रोक को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन मेजर 2 हिस्से होते हैं, 2 टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं। एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक जो मैंने बताया कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। यदि क्लॉट हो गया, क्लॉट होने से जो ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन के एरिया जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँची वो डैमेज हो जाता है, तो वो ब्लड के अलग से क्लॉट तो नहीं दिखते, लेकिन ब्रेन का हिस्सा जो डैमेज हो जाता है वो सीटी स्कैन और
एमआरआई की रिपोर्ट में आ जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड वेसल्स फटने की वजह से होता है, तो ब्रेन का जो उसमें खून का रिसाव होता है, उसके अलग से क्लॉट उसमें बन जाते हैं, जो कि सीटी स्कैन में दूर से नज़र आ जाते हैं। नेक्ड आई से भी नज़र आ जाते हैं कई बार, और कई बार वो अलग से इन्वेस्टिगेट करके पता चल जाता है। थर्ड टाइप का मिनी स्ट्रोक होता है, और ये स्ट्रोक होता है लेकिन वो बॉडी के किसी हिस्से में, कभी किसी उंगली में या किसी बाजू में या किसी चेहरे पे, गाल में या माथे में या पैर के किसी हिस्से में, कहीं पर भी वो थोड़ा सा सिम्टम्स उसके नज़र आ सकते हैं। उसमें बॉडी पार्ट काम नहीं करता, लेकिन वो जो मिनी स्ट्रोक होता है वो अक्सर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है, जो कि ब्लड का क्लॉट छोटा सा बनता है और कुछ टाइम के बाद वो अपना भी बस्ट भी हो जाता है, और फिर ब्लड सर्कुलेशन फिर शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद ब्रेन के सेल्स डैमेज नहीं होते और वो खत्म नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए आदमी के किसी बॉडी पार्ट को काम करने से रोक देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो काम करने शुरू कर देंगे। लेकिन एक ये प्रकृति की देन है, ये कि अलर्ट है। यदि किसी भी व्यक्ति को ये इस टाइप का कोई मिनी स्ट्रोक पड़ता है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल से उसका अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाए। उसके रीज़न पता कर चल सकते हैं, और समय पे रीज़न पता चल जाएंगे तो उसके जो बड़ा स्ट्रोक पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, और फर्दर कोई डिसेबिलिटी और डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन में हमेशा लेफ्ट ब्रेन हमेशा राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ये साइंटिफिकली फैक्ट है, और जब कभी भी राइट ब्रेन डैमेज होता है तो लेफ्ट साइड बॉडी के पैरालाइज्ड कर देता है, और वो आपको उस आदमी की आंखों से पता लग जाएगा, उसके गालों से पता लग जाएगा। उसके बाद उसके जो बॉडी का जो बाएं हिस्सा होगा, वो हाथ उसका काम करना बंद कर देंगे, उसका पैर काम करना बंद कर देगा, या उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, या उसमें नमनेस रहेगी। ये सब सिम्टम्स उसके आ जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन डैमेज हुआ है तो उसकी राइट साइड अफेक्ट करेगी, और उसी ढंग से उसके सिम्टम्स नजर आएंगे। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों के लेफ्ट ब्रेन डैमेज हो जाता है तो राइट साइड पैरालाइज्ड हो जाती है, और बॉडी की जो इंसान के जो वोकल कॉर्ड है वो बॉडी के राइट साइड में होती है। तो लेफ्ट ब्रेन के डैमेज होने से अक्सर जो राइट साइड का पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, तो उसमें इंसान की को बोलने में भी परेशानियां होती है, और कई बार उसकी आवाज़ ही वापस नहीं आती यदि बड़ा अटैक कोई पड़ जाए। अगर राइट ब्रेन डैमेज होता है, लेफ्ट साइड पैरालाइज होती है, तो काफ़ी हद तक ये चांसेस रहते हैं कि उसकी वोकल कॉर्ड और बॉडी के वाइटल ऑर्गन ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं, और वो बोलने की स्थिति में होता है। बेशक उसके हाथ पाँव काम कर दें कम कर देंगे, बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स भी कई बार कम करते हैं काम करने, लेकिन उसके स्पीच जो है वो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इम्बैलेंस होगी, लेकिन उसकी कंप्लीटली स्पीच या बोलना उसका गायब नहीं होगा। दोस्तों, जैसे कि इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में मैंने बताया कि ब्रेन क्लॉट की वजह से होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक and is known as ischemic stroke. Around 9 out of 10 strokes are ischemic strokes. This type of the stroke is caused by blood clot in the blood vessels that supplies oxygenated blood to the brain tissues. This blood clot may form in the blood vessels in the brain, or may travel from other parts of the body
टू द ब्रेन। इस ढंग से ये दोनों क्लॉट के कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन ये माना गया है कि ये 90% लोगों में इसी टाइप का स्ट्रोक्स पड़ते हैं और 10% लोगों में हेमरेजिक स्ट्रोक पड़ते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक्स आर comparatively fatal than ischemic strokes. This type of the stroke occurs when a blood vessel in the brain bursts due to hypertension. The result is constant bleeding in the brain, damaging the brain tissues. जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्थिति रहती है, लेकिन मैंने इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से लाने के लिए इसको अलग से फिर से प्रेजेंटेशन की पार्ट बनाया है। मिनी स्ट्रोक ऑफन कॉल्ड अ ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक is more like a warning sign that a stroke may occur. In this case, blood flow is disrupted to a part of brain, thereby mimicking the symptoms of the actual stroke. When the blood flow returns back to the normal, the symptoms disappear. ये साइन है बड़े अटैक के। तो ऐसी स्थिति में इंसान को तुरंत डॉक्टर की राय लेनी चाहिए और अपने पूरे चेकअप करवा करके जहाँ पर भी कोई डेफिशिएंसी है या ब्लड क्लॉटिंग का जो कारण पता लग रहे हैं, तो वो पता लगा करके डॉक्टर की सलाह पर अगर ब्लड थिनर की ज़रूरत है तो ब्लड थिनर का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब चर्चा करने के बाद मैं इसमें जो ब्रेन स्ट्रोक के मेजर रीजंस होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहला रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो तब भी ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है, ब्रेन हेमरेजेस होने के चांसेस तभी होते हैं। हाइपरटेंशन होती है तो तब भी ब्रेन हेमरेज होने के चांस होते हैं। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स का जो ब्लड सप्लाई करने का पैसेज होता है वो काफ़ी ब्लॉक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल से और उसमें ब्लड सप्लाई ब्रेन में रुक जाती है। डायबिटीज़ के कारण भी कई बार ब्लड वेसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से भी पॉसिबिलिटी ब्रेन स्ट्रोक की होती है, ब्लड क्लॉटिंग की हो सकती है। डायबिटीज की वजह से दोनों ही रीजन बन सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और हाइपरटेंशन भी हो सकती है और दोनों टाइप के स्ट्रोक डायबिटीज की वजह से पड़ सकते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है कि लोग आजकल के जो खान पान और रहन सहन का जो तरीका है, आराम प्रस्त होने की वजह से भी, बॉडी के एक्सरसाइज ना होने की वजह से ये ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंजाइटी होती है, किसी को भी किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो उससे भी ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है और डिप्रेशन में भी चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ब्रेन स्ट्रोक। आखिरी इम्पोर्टेंट कारण है कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। यदि गर्मी से सर्दी की तरफ एकदम से चेंज हो जाता है तो तब भी जो है वो ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के चांसेस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सर्दियों में बहुत ठंडे पानी से नहा लेता है और सर के ऊपर एकदम से ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है तो ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी का नीचे के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और ब्रेन का वेसल्स जो है वो ठंडे पानी की वजह से एकदम से सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि ब्रेन में क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्ट्रोक पड़ने के चांसेस। दोस्तों, जब कभी भी कोई बीमारी होती है तो मैं नेचुरोपैथी का रूल ये है कि बीमारी को प्रिवेंट करने की कोशिश करिए बजाय के क्योर के। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और प्रिवेंशन के लिए आप अपना रहन सहन, खान पान सब चीज़ों पर ध्यान दें तो उससे आपकी बीमारियां काफ़ी हद तक कम कंट्रोल हो सकती हैं। कंट्रोल योर लाइफ स्टाइल डिजीज सच एज ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, जो मैंने अभी बताया कि क्या क्या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। टेक प्रिकॉशन ड्यूरिंग विंटर by using warm water for bath, especially for your head. Do some physical exercise or walk for
30 minutes every day. Eat fat-free foods. Avoid red meat and excessive fats. Eat plenty of fruits and vegetables. Drink 4 to 5 liters of वाटर एवरी डे। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे कि आप इन बीमारियों से। दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो में ये देखा होगा कि मैंने जिन बातों पर चर्चा की है उनमें से एक लाइफ स्टाइल का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ज़्यादा सर्दी में बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए और आप सर में सबसे पहले पानी न डालें। जब कभी भी नहाना हो तो उसका सही तरीका ये है सर्दियों में कि आप पैरों के ऊपर पहले पानी डालें, फिर उसके बाद बाकी बदन के हिस्से में डालें और लास्ट में सर के ऊपर पानी डालें। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जो कि ज़्यादा सर्दियों में या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से गर्मियों में भी ब्रेन स्ट्रोक पड़ गए हैं जिनको। या जब कभी भी गर्मियों में लोग बद्रीनाथ या केदारनाथ जैसे ठंडे इलाके में जाते हैं और वहाँ पर गलती से ज़्यादा ठंड से एक्सपोज कर दिया आपने अपने सर को, तो उससे भी ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ऊपरी भाग में ब्लड वेसल्स काफ़ी सिकुड़ जाती हैं और जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक व्यक्ति हर सुबह 4 बजे नहाने निकलते थे और जो प्रकृति के स्रोत होते हैं वहाँ पर नहा करके अपना घर वापस लौटते थे। एक दिन वो जब काफ़ी देर तक घर नहीं लौटे तो उनके घर के लोग उनको ढूँढते हुए उस प्राकृतिक स्रोत के पास पहुँचे जहाँ वो नहाते थे और उन्होंने वो देखा कि वो वहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। उनको घर लाया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन वो काफ़ी देर हो चुकी थी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए और पार्शियली पैरालाइज्ड हो गए। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का तात्पर्य इस एग्जाम्पल का ये है कि आपको अपने दैनिक जीवन में जो नहाने-धोने की प्रक्रिया है और अपना चलने-फिरने की जो दैनिक क्रियाएँ हैं, उनको भी आप थोड़ा-सा सजग होकर के करें तो आपको इस बीमारी से निजात मिल सकती है और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच सकता है। क्योंकि डिसेबिलिटी एक इतना बड़ा कारण है कि जो कि आदमी की डेथ से भी ज़्यादा उसके लिए जीवन पर्यंत परेशानी का कारण बन जाता है। कई बार कई सालों तक उसे बेड रिडन ही रहना पड़ता है और जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो उसकी परिवार के जन हैं, उनको भी उनके साथ काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे सिर्फ यही अवेयरनेस पैदा करनी थी ताकि लोग ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी रखें और जैसे ही सिम्पटम्स नज़र आएँ तो तुरंत हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुँचाएँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे तो वो सतर्क हो जाएँ। हेल्दी लिविंग के लिए एक नेचुरल और आयुर्वेदिक और यौगिक तरीके से जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से कई वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।